हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा की, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश और यह आपका अंतिम व चौथा जो भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि हाड़ौती के पठार की क्या लोकेशन है, क्या उसकी फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं। दोस्तों, ये जो हम भौतिक प्रदेश जो पढ़ रहे हैं, यह आपका भूआकृतिक प्रदेश जो ज्योग्राफी का राजस्थान का भूगोल जो पेपर है आपका बीए पार्ट फर्स्ट में, उसका सेकंड पेपर है, उसके अंदर टॉपिक रहेगा ये। इससे डेफिनेटली दोस्तों इन चारों भौतिक प्रदेशों में से आपको एक भौतिक प्रदेश पे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। वो कभी भी किस पे भी पूछ सकते हैं, हाड़ौती के पठार पे या पश्चिम मरुस्थल पे, अरावली या पूर्वी मैदान पे। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। छोटे क्वेश्चंस भी में से पूछे जाते हैं, तो आप होप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये जो भी जियोग्राफिक रीजन है, आपके आगे जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे आपके ग्रेजुएशन के तो हैं ही, इसके अतिरिक्त आप जो भी लाइफ में बड़े बड़े एग्ज़ाम देंगे, आरएएस का एग्ज़ाम है, इसके अतिरिक्त आपके जो भी आरपीएससी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, उनमें राजस्थान का भूगोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं राजस्थान के हाड़ौती के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, ये इसे दक्षिणी, ये आपका जो इसका अगर लोकेशन देखें, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ब्लू पैच, ये कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी जिलों में विस्तृत है। जैसे ब्लू पैच वाला जो देख रहे हैं, ये दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया आपका राजस्थान का। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। जो ये मालवा के पठार का ही विस्तार है, बेसिकली ये मालवा रीजन जो है उसी का ही विस्तार माना जाता है, और इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाड़ा जो राज्य थे, राजा थे, वो यहाँ पे रूल करते थे, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। इसका अगर हम बेसिकली कंपोजिशन देखें, इसका जो निर्माण हुआ है वो है लावा मिश्रित जो चट्टानें हैं उनसे, और विंध्यन जो रेंज है आपकी, विंध्यन जो रॉक्स हैं उनके सम्मिश्रण से, मतलब उनके मिक्सअप से ये आपका जो हाड़ौती का पठार है इसका निर्माण हुआ है। तो जो लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ पे क्या है, आपको काली मिट्टी का जमाव मिलता है कुछ। तो काली मिट्टी का जमा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, आपका जो कपास का कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया अच्छा माना जाता है। इस पठारी भाग का अगर विस्तार देखा जाए तो झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी, जैसा कि मैंने बताया, इन 4 जिलों में आप ब्लू पैच में इस मैप में देख पा रहे हैं, इन चारों जिलों में इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें समुद्र तल से तो 500 मीटर है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बुंदू की पहाड़ियाँ इत्यादि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये पहाड़ियाँ क्या है, अर्धचंद्राकार रूप लिए हुए हैं। अर्धचंद्राकार मतलब आधा जो चंद्रमा होता है उसका रूप लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसकी और अन्य विशेषताएं। चंबल नदी यहाँ क्या करती है, इसकी मुख्य रूप से इस पठारी भाग के ऊपर से, जो हाड़ौती का पठार है इसके ऊपर से बहती है। इसके साथ में जो सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, ये नदियाँ इसके ऊपर आपका पार्वती नदियाँ द्वारा निर्मित मैदान यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ हैं। हाड़ौती के पठार में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एकरूपता नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। इस डाइवर्सिटी के कारण क्या है, इसकी विभिन्नता के कारण इसको हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 भागों में डिवाइड करते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों वाला क्षेत्र, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल थोड़ा हाइट लिए हुए हैं, झालावाड़ का पठार, और गंगधार के उच्च क्षेत्र। तो ये सारे इसको 5 सब फिजियोग्राफिक रीजन्स में या सब रीजन्स के अंदर हम डिवाइड करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाड़ौती का पठार एक्चुअल में इसकी फिजियोग्राफी क्या है। तो अगर हम देखें तो हाड़ौती का जो पठार है पर बूंदी एवं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। हाड़ौती पठार पर अगर हम देखें तो बूंदी की जो पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत हैं। आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि जो ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और किस तरह से विस्तृत हो रखी है। बूंदी की जो पहाड़ी है ये श्रेणी दोहरी पहाड़ी है, जिसकी लंबाई अगर हम देखें तो 96 किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला कहाँ है, बूंदी के निकट, दूसरा जेतवास के निकट, तीसरा रामगढ़ खटकड़ के मध्य, और चौथा लाखेरी के निकट। ये 4 इस आपकी जो है यहाँ पे दर्रे मिलेंगे आपको।
और इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई अगर देखें, जो ये मैंने भी चर्चा की, यहाँ पे 300 से 350 मीटर है तथा इनका सर्वोच्च शिखर जो है, इनकी हाईएस्ट जो पीक है वो सथुर पड़ेगी, वो 353 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट रहेगी। देखो दोस्तों, ये पठारी भाग होता है, ये फ्लैट होता है, लेकिन आपके प्लेन एरिया से ऊपर रहेगा, माउंटेनियस रेंज से नीचे रहेगा। तो इसकी अगर एवरेज हाइट देखें तो 353 मीटर जो है हाईएस्ट पीक है इसकी सत्तूर की, जो बूंदी शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। मुकुंदरा पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको भी मुकुंदरा नेशनल पार्क भी बनाया गया है, आपने सुना होगा, चर्चा में रहता है काफ़ी। बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और अगर आप जब जाएंगे तो ये काफ़ी विस्तार में फैली हुई है। 120 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें इसका उत्तर पश्चिम से आपका इसका दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है मुकुंदरा हिल्स का। तो आप अब अगर एटलस में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगी अच्छे से कि ये मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 335 से 503 मीटर ऊंची, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। जैसे कि अगर आप कंपेयर करेंगे अरावली से, तो अरावली तो बहुत ज़्यादा हाइट में है कंपेयर टू दिस, तो इसकी हाइट 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है वो है 517 मीटर, जो हाईएस्ट पीक रहेगा, जो इसका आपका मुकुंदरा हिल जो पहाड़ी है उसका रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका एक इसकी इम्पोर्टेंस है। और आप ये मैप अच्छे से देखिए। अगर हम देखें हाड़ौती पठार पे मुख्य रूप से चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज, और ये क्या करती है यहाँ पे आपका एक मैदान का निर्माण करती है, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें हाड़ौती के पठार पे जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर होती है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, अपने साथ जो कांप वगैरह या मिट्टी वगैरह जो लेके आती है उससे निर्मित जो मैदान है, उसी से यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। और शाहाबाद का जो उच्च क्षेत्र है 12 जिले से पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र क्या है, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर है। और इसका जो सर्वोच्च जो शिखर है वो थाना में कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में विशिष्ट तरह की रामगढ़ कस्बे के निकट एक आकृति में थी, घोड़े की नाल जो होता है ना, हॉर्सशू, घोड़े का नाल टाइप का पहाड़ी है, और इसके मध्य एक छोटी सी झील है। तो इस तरह से ये अपने आप में बहुत ही यूनिक अपने आप में फिजियोग्राफिक जो लिए हुए हैं। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ का पठार अगर हम देखें, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश, उसका उत्तरी भाग जो एक्सटेंडेड बार आपके झालावाड़ में स्थित है, यह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका काली मिट्टी मिलती है, जो आपका कपास की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि जो आपने देखा होगा जो काली मिट्टी होती है ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जल को काफ़ी दिनों तक ये रिटेन करके रखती है, नहीं रोक के रखती है। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं। अपने आप इसमें क्या होता है, जो भी पानी की नमी को, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, कांप टाइप के, वो एकदम आपकी क्या होता है, पानी को सोख मतलब काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ता है अपने आप में इसमें दरारें आ जाती है, इसलिए इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं। इसमें आप इन दरारों पे आप बीज हाथ से छिड़क देंगे तो इन दरारों में चले जाएंगे और अपने आप उग जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। तो इसका विस्तार अगर हम राजस्थान में देखें तो आपका ये झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा, हाड़ौती क्षेत्र में। तो यहाँ पे काली मिट्टी और कपास का उत्पादन होता है। इसके दक्षिणी पश्चिम भाग में डग गंगधार की उच्च भूमि है, और यहाँ पे अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 450 मीटर का है, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ मतलब आपको यत्र तत्र दिखेगी, इधर उधर बिखरी हुई छोटी छोटी स्केटर्ड आपको जो है वो पहाड़ियाँ मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है, जो हमने अभी चर्चा की, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, तो ये आपके अपने आप में यूनिक फिजियोग्राफी रखते हैं सारे के सारे जो चारों भौतिक प्रदेश हैं, और राजस्थान को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। और यहाँ की जो ये विविधताएं हैं, यही यहाँ पे आपको जो इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है राजस्थान का, जो प्लानिंग है, इसी के अकॉर्डिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो राजस्थान का पश्चिमी जो, चाहे एग्रीकल्चर प्लानिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो, चाहे आपका एनवायरमेंटल प्लानिंग हो, आप तीनों ही तरह से देखिए, इस फिजियोग्राफी को ध्यान में रख के, इन फिजियोग्राफिक रीजन्स को, जो हमने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, आप देखिए जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम्स होंगे वो इस फिजियोग्राफी को ध्यान में रख के ही आपका गवर्नमेंट बनाती है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था गवर्नमेंट का, कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एज वेल एज फिजियोग्राफिक आपका जो है बैलेंस बनाने के लिए कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पूर्व में अगर हम देखें तो आपका डांग एरिया डेवलपमेंट, जो आपका चंबर का बिहेड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया गया था।
अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। अरावली रीजन में जो आपका जो क्षेत्र हैं, जो जो ज़िले आते हैं, उनके अंदर अरावली को डेवलप करने के लिए, प्लांटेशन के लिए और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसमें चलाती रहती है। और बहुत सारे वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारी जापान और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ का भी इन्वेस्टमेंट होता है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिजियोग्राफी कैसे आपका पॉलिसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट उसको अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लेती है। तो अभी आप देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, एग्रीकल्चर जोन बनाती है और ये सब करती है, ये इसी आधार पे करती है, आपको फिजियोग्राफी के आधार पे। अगर हम मान लो फिजियोग्राफी जोग्राफी की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जोग्राफी आपको ग्राउंड लेवल पे आपको रियल पिक्चर प्रोवाइड कराती है, पॉलिसी मेकर्स को स्पेशली जो नियम बनाने वाले हैं, नीति बनाने वाले हैं, उनको बताती है कि स्पेस पे आपका क्या कंडीशन है। उस कंडीशन के आधार पे, और ज्योग्राफी इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है कि इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिजियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं और यहाँ आपका ह्यूमन भी पढ़ रहे हैं। आप स्पेशलाइज मतलब जैक ऑफ ऑल, मतलब आप सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, और मास्टर ऑफ नन, मतलब एकदम कोई स्पेशलाइज नहीं है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे पश्चिम राजस्थान का, तो भौतिक प्रदेश भी पढ़ रहे हैं, तो आप पॉपुलेशन भी पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या भी पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ का लोगों के बारे में भी नॉलेज है। वहीं आप अगर सिर्फ जियोलॉजिस्ट होते, सिर्फ आप जियोलॉजी ही पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह से आप ज्योग्राफी अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। और आई होप आप बहुत एंजॉय करेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ के। और इस पेपर को स्पेशली आप थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़िएगा, जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट पहुँचाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।